सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं टर्मिनेटर पार्ट 2 यानी टर्मिनेटर द जजमेंट डे की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत ही उम्दा तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, ताकि आपको इस फिल्म सीरीज से जुड़ी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। सो यार, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस फिल्म सीरीज के पहले पार्ट में देखा था कि 2029 से स्काईनेट नाम का एक सुपर कंप्यूटर सारा कॉनर यानी जॉन कॉनर की मां को मारने के लिए 1984 में एक रोबोट को भेजता है। पर काफी मेहनत करने के बाद यह रोबोट सारा कॉनर को नहीं मार पाता और आखिरकार सारा कॉनर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह जॉन कॉनर रखती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है और हम लोग देख पाते हैं कि जॉन लगभग अब 15 साल का हो गया है और अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ रहा करता है। इसके फोस्टर पेरेंट इसे उतना ज्यादा पसंद नहीं किया करते हैं, क्योंकि जॉन या तो अय्यासियां किया करता है या फिर वह लोगों के एटीएम चुरा कर उनके एटीएम से ढेर सारे पैसे निकाला करता है। जो कि पिछला वाला टर्मिनेटर जॉन कॉनर की मां सारा कॉनर को मारने में सफल नहीं हो पाया था, इसीलिए 2029 में मौजूद सुपर कंप्यूटर यानी स्काईनेट फिर से जॉन कॉनर को मारने के लिए 1997 में एक टर्मिनेटर भेजता है, जो पिछली वाली टर्मिनेटर से हाईली एडवांस और काफी पावरफुल होता है। इसके पास ये शक्ति होती है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है या फिर किसी की आवाज में बात कर सकता है। जब स्काईनेट के द्वारा पास्ट में यानी 1997 में टर्मिनेटर भेजने वाली बात जॉन कॉनर को पता चलती है, तब वह स्काईनेट के एक टर्मिनेटर को उठाता है और उसे रिप्रोग्राम करते हुए टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेजता है, ताकि ये टर्मिनेटर जॉन कॉनर के पास्ट वाले रूप को बचा सके। अब कहानी आती है 1997 में, जहां हम इस एविल टर्मिनेटर को देख पाते हैं, जो इस समय में पहुंचने के बाद एक पुलिस वाले को मारता हुआ उसके ड्रेस को पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस बॉडीगार्ड टर्मिनेटर को देख पाते हैं, जो इस समय में पहुंचने के बाद जैसे तैसे करके कपड़े का जुगाड़ करता है और फिर जॉन कॉनर की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। आगे एविल टर्मिनेटर जॉन कॉनर के फोस्टर पेरेंट्स का पता लगाते हुए उनके घर पर पहुंचता है और इनसे पूछता है, आपको पता है जॉन कॉनर कहाँ है? चूंकि इस टर्मिनेटर ने पुलिस वाले की ड्रेस पहन रखी थी, इसीलिए ये दोनों डरते हुए जॉन कॉनर के बारे में इसे बताते हुए कहते हैं कि जॉन कॉनर सर यहाँ पर नहीं है। आगे ये एविल टर्मिनेटर इन दोनों से जॉन कॉनर की फोटोग्राफ मांगता है, जिस पर ये दोनों डरते हुए जॉन कॉनर की फोटोग्राफ इसे देते हैं और कहते हैं कि सर, क्या हो गया जॉन को? यहाँ पर आपसे पहले भी एक हट्टा कट्टा नौजवान आया था जो जॉन कॉनर के बारे में पूछ रहा था। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, जॉन कॉनर के माता पिता जिस इंसान की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर वाले जॉन कॉनर के द्वारा भेजा गया टर्मिनेटर था, जो अभी बॉडीगार्ड बनकर जॉन कॉनर की रक्षा करने वाला है। यहाँ पर ये एविल टर्मिनेटर जॉन के माता पिता से जॉन की तस्वीर ले लेता है और चुपचाप यहाँ से निकल पड़ता है। इसी क्रम में हम लोग जॉन कॉनर को देख पाते हैं, जो अपने एक दोस्त के साथ गेम पार्लर में होता है और गेम खेल रहा होता है। ये एविल टर्मिनेटर जॉन कॉनर को तलाशता हुआ गेम पार्लर में पहुंचता है और फिर जॉन के दोस्त से ही पूछता है, तुमने इस लड़के को देखा है? जिस पर यह लड़का नामे जवाब देते हुए जॉन कॉनर के पास आता है और इससे हड़बड़ाते हुए कहता है, यार तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। चूंकि जॉन कॉनर पास्ट में लोगों के एटीएम चुराकर उनसे पैसे निकाला करता था, इसीलिए पुलिस वाले ड्रेस में इस टर्मिनेटर को देखकर जॉन कॉनर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागना शुरू करता है। तभी इस एविल टर्मिनेटर की नजर जॉन कॉनर पर पड़ती है और वह इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जॉन कॉनर इस एविल टर्मिनेटर से डरकर इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी सामने से हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर आ जाता है और जॉन कॉनर से चिल्लाते हुए कहता है, झुक जाओ। जॉन कॉनर झुक जाता है। आगे ये बॉडीगार्ड टर्मिनेटर इस एविल टर्मिनेटर पर लगातार हमला करता है और इसे गोलियों से जख्मी करने की कोशिश करता है। चूंकि ये हाइब्रिड या फिर एडवांस टर्मिनेटर होता है, इसीलिए गोलियों का इस पर ज्यादा असर नहीं होता और यह जल्दी उठ खड़ा होता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि इस एविल टर्मिनेटर और हमारे बॉडीगार्ड टर्मिनेटर में जमकर फाइट होती है। इन दोनों को लड़ते हुए देखकर जॉन कॉनर यहाँ से फरार हो जाता है। चूंकि ये एविल टर्मिनेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए वह जल्द ही इस बॉडीगार्ड टर्मिनेटर पर भारी पड़ता है और इसे दूर फेंकता हुआ जॉन कॉनर का पीछा एक तेल भरे ट्रक से करने लगता है। ये एविल टर्मिनेटर बस जॉन कॉनर के पास पहुंचकर इसे मारने वाला होता है कि तभी बॉडीगार्ड टर्मिनेटर इसका पीछा करते हुए ढेर सारी मशक्कत करने के बाद जॉन कॉनर को अपनी गाड़ी पर बैठा लेता है और दूर चला जाता है।
कुछ दूर भागने के बाद हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर अचानक से रुक जाता है और फिर सामने से आ रही ट्रक पर लगातार हमला करके इसमें विस्फोट कर देता है और फिर जॉन को यहाँ से लेता हुआ एक सेफ जगह पर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस एविल टर्मिनेटर को देख पाते हैं जो ब्लास्ट से लिक्विड बनने के बाद दोबारा से अपने शेप में आ जाता है और फिर जॉन कॉनर का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बॉडीगार्ड टर्मिनेटर और जॉन कॉनर को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर जॉन कॉनर इससे पूछता है, तुम भी टर्मिनेटर हो ना? जिस पर ये टर्मिनेटर जवाब देता है, हाँ मैं टर्मिनेटर हूँ, पर फ्यूचर वाले जॉन कॉनर ने मुझे रीप्रोग्राम करके तुम्हें बचाने के लिए भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा ताकि वो एविल टर्मिनेटर हमारे पास न पहुंच सके। इस बात को सुनने के बाद जॉन कॉनर कहता है, यानी मेरी माँ बिल्कुल सच कहा करती थी कि मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इंसान बनूंगा जो मशीनों से होने वाले युद्ध में ह्यूमन को लीड करेगा। यहाँ से जाने वाली बात सुनने के बाद जॉन कॉनर कहता है, तो प्लीज तुम मुझे घर ले चलो ताकि मैं वहाँ से जरूरी कुछ सामान को ले सकूं। जॉन की बात सुनने के बाद ये बॉडीगार्ड टर्मिनेटर कहता है कि वहां जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि अब तक एविल टर्मिनेटर यानी TX-1000 वहां पर पहुंच गया होगा और तुम्हारे माता पिता को उसने मार डाला होगा। शुरू में जॉन कॉनर को टर्मिनेटर की बातों पर भरोसा नहीं हो पाता और वह अपने घर पर फोन करके अपने फोस्टर पेरेंट्स से बात करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वह नोटिस करता है कि इसकी फोस्टर माँ इससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही है और इसका कुत्ता मैक्स भी बहुत ज्यादा भौंक रहा है। आगे जॉन कॉनर कुत्ते के भौंकने वाली बात और माँ के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार से बात करने वाली बात टर्मिनेटर को बताता है, जिस पर यह टर्मिनेटर जॉन के पास से फोन का रिसीवर ले लेता है और फिर जॉन की आवाज में कहता है, क्या तुमने वुडी को खाना खिलाया? वो क्यों इतना भौंक रहा है? जिस पर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ मैंने वुडी को खाना खिला दिया, पर पता नहीं क्यों वो इतना भौंक रहा है। कुत्ते का गलत नाम पुकारने की वजह से जॉन कॉनर समेत टर्मिनेटर को पूरा अंदेशा हो चुका होता है कि TX-1000 यानी एविल टर्मिनेटर जॉन कॉनर के फोस्टर पेरेंट्स के घर पर पहुंच चुका है और उसने इन दोनों को मार दिया है। जॉन के साथ ऐसा कुछ होते देख जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपने माँ की याद आने लगती है। यहाँ पर जॉन कॉनर अपने टर्मिनेटर से अपनी माँ के पास जाकर उसे वहां से छुड़ाने को कहता है, जिस पर शुरू में यह टर्मिनेटर राजी नहीं हो पाता, लेकिन जॉन के बार बार जिद या फिर रिक्वेस्ट करने के बाद वह राजी हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग सारा कॉनर को देख पाते हैं जो हर बार की तरह इस बार भी अपने मेंटल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी इसके सामने हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर आ जाता है जिसके हाथों में गन होती है। क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट में इसी बॉडीगार्ड टर्मिनेटर के सेम मॉडल ने जॉन कॉनर की मां यानी सारा कॉनर को मारने की कोशिश की थी और काइल रीस को भी मारा था। इसीलिए इस सेम चेहरे वाले टर्मिनेटर को देखकर सारा कॉनर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह इस पर हमला करना शुरू कर देती है। पर जॉन कॉनर इसके पास आता है और अपनी माँ को संभालते हुए कहता है, ये हमारा रक्षक है और ये हमारी रक्षा करने के लिए आया है। अपने बेटे जॉन कॉनर की बात सुनने के बाद सारा कॉनर शांत हो जाती है और इन दोनों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसी क्रम में हम लोग एविल टर्मिनेटर को देख पाते हैं जो अब तक इस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गया होता है और यहाँ पर कुरफात मचा रहा होता है। अपने पीछे इस एविल टर्मिनेटर को आते हुए देखकर ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं और जैसे तैसे करके पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और फिर यहाँ मौजूद एक पुलिस वाले की गाड़ी चुराकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। चूंकि एविल टर्मिनेटर हाईली एडवांस और काफी पावरफुल होता है, इसीलिए वह भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है और आखिरकार इनकी गाड़ी में लटक कर इन्हें मारने की कोशिश करता है। इस एविल टर्मिनेटर को ऐसा करते देख हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर इस एविल टर्मिनेटर पर हमला करते हुए इसे जख्मी कर देता है और इसे गाड़ी से गिराते हुए यहाँ से दूर इन दोनों को ले जाता है। ये लोग रात गुजारने के लिए एक मोटल में रुकते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सारा टर्मिनेटर के शरीर से गोलियां निकाल रही है, क्योंकि TX-1000 यानी एविल टर्मिनेटर से लड़ाई करने के क्रम में यानी जॉन कॉनर को बचाने के क्रम में TX-1000 ने इस पर कई गोलियां चलाई होती है जो इसके शरीर में आकर फंस गई होती है। यहाँ पर जॉन कॉनर इस टर्मिनेटर से पूछता है, तुम कितने साल तक जिंदा रह सकते हो? क्या तुम्हें रिप्रोग्राम किया जा सकता है या फिर तुम नई चीजों को सीख सकते हो? जिस पर यह टर्मिनेटर कहता है कि मेरी बैटरी 120 साल तक लगातार चलती है और मैं जितना इंसानों के साथ रहूं उतना नई चीजें सीख सकता हूं।
जॉन को इतना उत्सुक देखकर टर्मिनेटर अपने सिर में लगे हुए चिप वाली जगह को इन दोनों को दिखाता है, जिस पर सारा फटाक से इसके अंदर वाली चिप को निकाल देती है, जिस वजह से ये टर्मिनेटर बिल्कुल शांत पड़ जाता है, यानी बंद हो जाता है। आगे सारा इस चिप को तोड़ने की कोशिश करती है, जिस पर जॉन कहता है, माँ क्या तुम पागल हो गई हो? इसने कई दफा मेरी जान बचाई है और इसकी वजह से ही हम लोग फ्यूचर में जिंदा रहेंगे। माँ यही एक ऐसी चीज है जिस वजह से हम लोगों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि हमने फ्यूचर से आने वाली चीजों को देखा है या फिर उसे फील किया है। इस बात को सुनने के बाद सारा कहती है, बेटा तुम नहीं जानते हो ये कितनी खतरनाक चीज है, इसके जैसे किसी और ने मुझे मारने की कोशिश की थी। माँ की बात सुनने के बाद जॉन जैसे तैसे करके माँ के द्वारा इस चिप को तोड़ने से रोक लेता है और फिर दोबारा से इस चिप को इसके अंदर यानी टर्मिनेटर के अंदर प्लांट कर देता है। इस चिप के दोबारा से टर्मिनेटर के सिर में लगने की वजह से ये टर्मिनेटर दोबारा से जिंदा हो जाता है, यानी दोबारा से एक्टिव हो जाता है। सुबह होने के बाद ये तीनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं, जिसके दौरान सारा इस टर्मिनेटर से पूछती है कि स्काईनेट कंप्यूटर को किसने बनाया था, जिस पर ये टर्मिनेटर जवाब देता है, टाइसन नाम का एक इंसान है जो अगले कुछ महीनों में सुपर कंप्यूटर स्काईनेट को बनाने में सक्षम हो पाएगा, जो जल्द ही बहुत सारे हवाई जहाज या फिर ऑटोमेशन वाली चीजों में लगाई जाएगी। और जैसे ही इस सुपर कंप्यूटर यानी स्काईनेट को उसकी शक्ति का एहसास होगा, तब वह इंसानों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये स्काईनेट कंप्यूटर रूस पर हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रूस के हमले में सफल हो जाने के बाद यह बाकी देशों पर हमला करके वहां मौजूद सारे लोगों को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है और इंसान के वजह से ही पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है। इधर उधर भागने के क्रम में इन सारे लोगों के पास हथियार की कमी हो जाती है, इसीलिए सारा अपने एक दोस्त के पास पहुंचती है और वहां से ढेर सारे हथियार को लेती है। यहाँ से इनका प्लान होता है कि ये सारे लोग भागते हुए मैक्सिको जाएंगे, पर बीच रास्ते में ही सारा की नींद आ जाती है और वह सपना देखती है कि परमाणु युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी में इसकी मौत हो गई है। इस सपने से जागने के बाद सारा ये डिसाइड करती है कि वो मैक्सिको नहीं जाएगी, बल्कि उस इंसान के पास जाएगी जिसने स्काईनेट नाम के कंप्यूटर को बनाया है। अगर किसी तरह से वह स्काईनेट कंप्यूटर को बनाने वाले इंसान को मार देगी तो स्काईनेट कंप्यूटर बनेगा ही नहीं, और जब स्काईनेट कंप्यूटर रहेगा ही नहीं तो बाद में परमाणु युद्ध नहीं होगा और न ही दुनिया का खात्मा या फिर इसकी तबाही होगी। इस बात को सोचने के बाद सारा अकेली ही अपने बेटे जॉन और टर्मिनेटर को यहाँ पर छोड़ती हुई टाइसन के घर के बाहर पहुंचती है। अगले सीन में हम लोग टाइसन को देख पाते हैं, जो इस फिल्म सीरीज के पहले पार्ट में मिले हुए टर्मिनेटर के बचे हुए टुकड़े को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू स्काईनेट नाम का कंप्यूटर बना रहा होता है। सारा पहले तो घर के बाहर से इस पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करती है, पर टाइसन इस हमले में बच जाता है और इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद सारा घर के अंदर दाखिल होती है। सारा को अपनी तरफ आता देखकर टाइसन भागने लगता है कि तभी सारा इसके कंधे पर हमला करके इसे जमीन पर गिरा देती है। सारा बस आगे बढ़कर टाइसन को मारने वाली होती है कि तभी टाइसन का बेटा टाइसन के पास आकर सारा से कहता है, प्लीज मेरे पापा को मारना बंद करो, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। टाइसन के बेटे के द्वारा ऐसा कुछ कहते देख सारा को इस पर दया आ जाती है और वह रुक जाती है। आगे सारा टाइसन के द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर स्काईनेट के द्वारा फ्यूचर में पूरे इंसानों पर हमला करके उसे मारने वाली बात बताती है, जिस पर टाइसन को कुछ भी भरोसा नहीं हो पाता। यहाँ पर सारा ये सारा कुछ कह रही होती है कि तभी जॉन कॉनर अपने टर्मिनेटर के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। चूंकि टाइसन को सारा की बातों पर यकीन नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर अपने हाथ के ऊपरी वाले चमड़े को उतार कर अपने लोहे का हाथ टाइसन को दिखाता है, जो सिमिलर होता है उस हाथ से जिसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए टाइसन स्काईनेट के कंप्यूटर को बना रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद टाइसन को सारा की बातों पर यकीन हो जाता है और वह डिसीजन लेता है कि वह कभी भी फ्यूचर में स्काईनेट नाम के कंप्यूटर को नहीं बनाएगा। साथ ही साथ वह इससे जुड़े हुए पुराने टर्मिनेटर वाले हाथ, उसके चिप या फिर उससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें साइबरडाइन कंपनी में जाना पड़ेगा, जहां पर ये सारी चीजें रखी हुई है।
थोड़ी बहुत प्लानिंग करने के बाद ये सारे लोग साइबरटाइन कंपनी में पहुंचते हैं और यहाँ मौजूद सारी चीजों को डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर काम करने वाले एक गार्ड की नजर इन सारे लोगों पर पड़ जाती है और वह चुपके से अलार्म को ऑन कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर लगे हुए सारे कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज हो जाता है। और इस पासवर्ड चेंज वाली चीज को देखकर पहले तो ये सारे लोग निराश होते हैं, पर ढेर सारी मेहनत करने के बाद यहाँ मौजूद सारे चीजों को ये लोग डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर एक तरफ से पुलिस आना शुरू कर देती है तो दूसरी तरफ से TX-1000 यानी एविल टर्मिनेटर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये सारे लोग एविल टर्मिनेटर या फिर पुलिस से इधर उधर डरकर भाग रहे होते हैं कि तभी एक गोली टाइसन को लग जाती है और वह यहीं पर मर जाता है। इस घटना के बाद ये सारे लोग यहाँ से भागते हैं, जिसका पीछा एविल टर्मिनेटर एक ट्रक से करना शुरू कर देता है जिसमें ढेर सारा लिक्विड नाइट्रोजन भरा पड़ा होता है। काफी देर तक इधर उधर भागने के बाद इन सारे लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इस ट्रक का टैंक भी फट जाता है, जिस वजह से यहाँ से सारा लिक्विड नाइट्रोजन निकलते हुए एविल टर्मिनेटर के पास पहुंचता है और इसे आखिरकार जमा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर इस पर हमला कर देता है, जिस वजह से ये एविल टर्मिनेटर टुकड़ों में बट जाता है। आगे हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर सारा और जॉन कॉनर को लेकर एक मिल्ट करने वाले फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पर धातुओं को मिल्ट किया जाता था। इसी क्रम में हम लोग इस एविल टर्मिनेटर को देख पाते हैं जो नाइट्रोजन गैस के असर के खत्म हो जाने के बाद तुरंत से उठ खड़ा होता है और फिर जॉन कॉनर या फिर इस बॉडीगार्ड टर्मिनेटर का पीछा करते हुए इसी फैक्ट्री में पहुंचता है। अपनी तरफ एविल टर्मिनेटर को आता हुआ देखकर बॉडीगार्ड टर्मिनेटर इससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। काफी देर तक हाथापाई करने के बाद आखिरकार एविल टर्मिनेटर बॉडीगार्ड टर्मिनेटर पर भारी पड़ता है और वह इसका हाथ एक मशीन में फंसाता हुआ सारा और जॉन कॉनर की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी तरफ इस एविल टर्मिनेटर को आते हुए देखकर सारा कॉनर अपने बेटे जॉन को यहाँ से भाग जाने को कहती है और खुद ही इसका सामना करती है। जल्दी ये एविल टर्मिनेटर इसके पास आता है और इसे मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी नजर बॉडीगार्ड टर्मिनेटर पर पड़ती है जो खुद को किसी तरह से यहाँ से छुड़ाता हुआ इस एविल टर्मिनेटर के पास पहुंचता है और इसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में भी एविल टर्मिनेटर बॉडीगार्ड टर्मिनेटर पर भारी पड़ता है और वह इसे कुछ क्षण के लिए डिसेबल करता हुआ सारा कॉनर का रूप ले लेता है और फिर चिल्ला चिल्लाकर जॉन कॉनर को अपने पास बुलाने लगता है। अपनी माँ की आवाज सुनकर जॉन कॉनर इसके पास आना शुरू कर देता है कि तभी पीछे से सारा कॉनर इसके पास आती है और इस पर लगातार गोलियों से हमला करना शुरू कर देती है। अगले क्षण हम लोग इस एविल टर्मिनेटर के जस्ट नीचे देख पाते हैं जहाँ पर ढेर सारा धधकता हुआ लावा या फिर लिक्विड मेटल होता है। यहाँ पर सारा का ये प्लान होता है कि वह इस पर गोलियां चलाते हुए इसे उस लावा में ढकेलकर मार डाले। सारा गोलियों से इस एविल टर्मिनेटर पर हमला कर रही होती है कि तभी इसकी गोलियां खत्म हो जाती है, जिस वजह से ये एविल टर्मिनेटर खुद को रिकवर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी नजर बॉडीगार्ड टर्मिनेटर पर पड़ती है जो उठ खड़ा होता है और अपनी गन को तलाशता हुआ सारा कॉर्नर के पीछे पहुंचता है और इस एविल टर्मिनेटर पर लगातार हमला करते हुए इसे लिक्विड लावा या फिर लिक्विड खोलते हुए मटेरियल में गिरा देता है। इस खोलते हुए लिक्विड मेटल या फिर लावा में गिरने के बाद एविल टर्मिनेटर तड़पता हुआ यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस घटना के बाद हमारा बॉडीगार्ड टर्मिनेटर भी इस लावा में समा जाता है ताकि कोई दूसरा इंसान इसके बचे हुए पार्ट्स को यूज करके फिर से स्काईनेट कंप्यूटर बनाने की कोशिश ना करे। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी में टर्मिनेटर की टाइमलाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक तरफ टर्मिनेटर 3 यानी टर्मिनेटर राइज ऑफ मशीन, टर्मिनेटर 4 यानी टर्मिनेटर सैल्वेशन आती है, तो दूसरी तरफ दूसरी टाइमलाइन में टर्मिनेटर डार्क फेथ आती है। इसके अलावा भी टर्मिनेटर की एक और स्टैंड अलोन मूवी है जिसका नाम है टर्मिनेटर जीनेसिस, जिसमें सारी घटनाओं को बहुत ही हौच पौच करके दिखाया गया है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी इन सारे मूवीज की भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को मिस ना करो तो मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।